हेलो स्टूडेंट, मैं अर्चना त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है वो है 11th क्लास के लिए। तो 11th क्लास के हिंदी गद्य का फर्स्ट चैप्टर, ये 11th क्लास के लिए आज का वीडियो है। हिंदी गद्य का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, तो उसकी आज हम करेंगे व्याख्या। जो पिछला वीडियो हमने बनाया था, तो पिछले वीडियो में इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर थे और बल्कि एक खंड की व्याख्या भी हमने करके बताई थी, लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मैम जो आगे की और भी व्याख्याएं दी हैं उसमें वो हमें समझ में नहीं आ रही हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आज का ये वीडियो है। तो आज जितनी भी व्याख्या उसमें बच गई थी उस चैप्टर की, तो उस चैप्टर की बची हुई व्याख्या को आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें फर्स्ट जो उसका फर्स्ट स्टैंडर्ड था उसकी जितनी भी व्याख्या थी, जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, वो तो मैंने सारे करा दिए थे। लेकिन उसके बाद का जो खा खंड था, ख ग घ, ये जितने भी बचे हुए थे तो उनकी व्याख्या नहीं कराई थी। तो उसके लिए बोला है एक बच्चे ने कि मैम करवा दीजिए, वो समझ में नहीं आया है। तो इसलिए आज का ये वीडियो उसी व्याख्या के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और करिएगा लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। देखिए, तो पिछले वीडियो में हमने का नंबर तक पढ़ा था। का के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे खंड का के फर्स्ट चैप्टर के गद्य खंड का के जितने भी क्वेश्चन आंसर और व्याख्या थी वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आज के वीडियो में जो व्याख्या रह गई थी अगले खंडों की, तो उनकी व्याख्या जो है आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए, तो पहली जो खा खंड की व्याख्या है तो वो पूछ रहा है, उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। तो इतने की व्याख्या करके आपको बतानी है। तो देखिए, पढ़ते हैं आज की ये जो व्याख्या है क्या है। तो भारतेंद्र जी भारतवासियों की अकर्मण्यता के प्रति दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आज प्रगति के इस दौर में सभी छोटे बड़े देश आगे बढ़ते जा रहे हैं, किंतु भारतवासी अपनी स्थिति पर ज्यों के त्यों बने हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज सभी देश उन्नति करते हुए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की भावना से आगे निकल जाने के लिए प्रयासरत हैं। जितने भी देश हैं वो सब प्रयास में लगे हुए हैं कि हम उससे आगे निकल जाएं, हम उससे आगे निकल जाएं, हम उससे आगे। लेकिन जो हमारे देशवासी हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, वो क्या है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। वो प्रगति के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, किंतु भारतवासी अपनी स्थिति पर ज्यों के त्यों बने हुए हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि आज सभी देश उन्नत करते हुए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की भावना से आगे निकल जाने के लिए प्रयासरत हैं, किंतु भारतीय एक ही स्थान पर टिके रहकर अपनी शक्ति नष्ट करते रहते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्की ये आदि घोड़ों की भांति तीव्र गति से प्रगति की दौड़ में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। घोड़े की तरह रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं, किंतु जो हम भारतवासी हैं वो प्रगति की इस दौर में निरंतर पिछड़ते चले जा रहे हैं। और वे एक स्थान पर खड़े खड़े क्रियाशीलता का प्रदर्शन तो करते हैं, किंतु प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत नहीं है। वो एक ही स्थान पर खड़े होकर सोचते हैं कि हम यहीं से खड़े खड़े या अपनी क्रियाकलाप करके हम प्रगति कर लेंगे, हम आगे बढ़ लेंगे, हमें कुछ करना नहीं पड़े और फिर भी हम प्रगति के रास्ते में आगे बढ़ जाएं। तो वो इस सोच के साथ में एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं और क्या करते हैं, और आगे बढ़ने के लिए लेकिन प्रयासरत नहीं है, कोई भी कोशिश नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसा काम नहीं करके दिखाते हैं जो कि वह प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सके। जबकि छोटे से छोटे देश भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हम उस दूसरे देश से उससे भी आगे निकल जाए, उससे भी आगे निकल जाएं। इस होड़ में लगे हुए हैं कि हम छोटे से छोटे देश भी चाहते हैं कि हम बड़े से बड़े देश को टक्कर दें, लेकिन हम जो भारतवासी हैं वो निष्क्रिय पड़े हुए हैं। उनको जब तक धक्का नहीं मारो, जब तक उनको थोड़ा सा चलाओ नहीं, चलाने वाला नहीं मिले, तब तक वो एक ही स्थान पर खड़े रहेंगे। बल्कि जब उनको कोई चलाने वाला मिलेगा, जब उनको कोई आगे बढ़ाने वाला होगा, तभी वह आगे बढ़ेंगे। तो ये तो थी खंड खा की व्याख्या। अब देखते हैं खंड
गा में पूछ रहा है। तो गा में ये कह रहा है कि देखिए गा में मैंने ये पूरा डिटेल में नहीं लिखा है, तो इसका मैंने सिर्फ ऐसे डॉट डॉट करके लिख दिया है। तो जो अंडरलाइन वाला जो व्याख्या पूछ रहा है तो वो यहाँ से पूछे सब उन्नतियों का और उन्नति करनी है। आप लोग अपनी अपनी किताब खोल लीजिएगा और उसमें देख लीजिएगा कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूछ रहा है। तो इसकी जो व्याख्या है वो क्या है देखते हैं। भारतेंद्र जी का कहना है कि धर्म की उन्नति में ही सभी उन्नतियों की जड़ छिपी हुई है। अब यहाँ पर धर्म से क्या मतलब है देखते हैं। हमें धर्म को सही मार्ग पर लाने और उसे उन्नतशील बनाने की कोशिश करनी चाहिए। धर्म की उन्नति होने से अन्य क्षेत्र में भी उन्नति होने लगेगी। अब यहाँ धर्म का क्या आशय है, जैसे हम धर्म की अगर उन्नति करेंगे तो धर्म की उन्नति से हमारे और भी क्षेत्र विकास की ओर बढ़ेंगे। लेकिन धर्म का अर्थ क्या है, धर्म का अर्थ व्यापक है तथा उसका अभिप्राय व्यक्ति के उस आचरण या कर्तव्य से है जिसे वह अपने समाज और देश के हितों के खातिर अपनाए। धर्म का यहाँ पर क्या तात्पर्य है, धर्म का यहाँ क्या मतलब है कि उसके लिए है कि जो देश के लिए हितकारी हो, ऐसा काम करने के लिए जो कि देश के लिए हितकारी हो, व्यक्ति के उस आचरण या कर्तव्य से जो अपने समाज के लिए देश के हितों के खातिर अपनाए। यदि किसी भी समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का, सिर्फ अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्ठा के साथ पालन करने लगेगा तो वह समाज विकास कर पाएगा, तभी वह समाज विकास के पथ पर आगे बढ़ पाएगा। अगर हर व्यक्ति अपने अपनी जिम्मेदारी को समझकर अपने अपने काम को ईमानदारी से करने लगे। इससे तात्पर्य क्या है देखिएगा, दैनिक जीवन में अपनाए जाने वाले धर्म से भी है। जो हम दैनिक जीवन में कार्य करते हैं तो वह भी अगर हम कार्य की पूरी ईमानदारी से करेंगे तब भी हम अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। तो धर्म से संस्कृति का गहरा संबंध होता है। धर्म का संस्कृति से गहरा संबंध, अगर हम धर्म को बचा पाएंगे तो हमारी संस्कृति भी जिंदा रह पाएगी। अगर हम धर्म को नहीं बचा पाएंगे तो हमारी संस्कृति का भी नाश होगा। जब धर्म सुधर जाएगा तो संस्कृति भी सुधर जाएगी और संस्कृति पर व्यक्ति का अस्तित्व निर्भर है। अगर संस्कृति है तो हम सब हैं, हम भारतवासी हैं, हमारा अस्तित्व है। अगर हमारी सभ्यता और संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी तो हमारा अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। ये था खंड गा की व्याख्या। अब देख लेते हैं खंड घा। घा में देखते हैं, घा में क्या पूछ रहा है। देखो ये अंडरलाइन, ये सब तो मैंने डॉट डॉट करके लिखा है, तीर्थ हो गए। तो इसकी व्याख्या में क्या कह रहे हैं कि भारतेंद्र जी कहते हैं कि समाज में प्रचलित व्रत, अनुष्ठान व त्योहार आदि ये सब तो हमारे सामाजिक धर्म हैं। ये हमारे सब सामाजिक धर्म है। कौन कौन से, जितने भी व्रत, नियम, अनुष्ठान और त्यौहार आते हैं ये हमारे सामाजिक धर्म है। हमारे पूर्वजों ने इन्हें समाज के कल्याण व मानव हित के लिए ही बनाया था। मानव के कल्याण के लिए बनाया था। क्यों बनाया था? ताकि इस पर चलकर समाज में एकता, भाईचारे की भावना बनी रहे। किंतु उनके द्वारा बनाए गए नियमों को उन्हीं के वंशजों ने अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर उनका रूप ही बदल दिया। हमारे पूर्वजों ने जो ये त्यौहार बनाए थे, व्रत, नियम आदि बनाए थे, वो इसलिए बनाए थे ताकि इससे मानव का कल्याण हो सके और इस पे चल कर के मानव जो है वो इसके रीति रिवाज को समझ सके और इसकी गतिविधियों को समझ सके। लेकिन जो उसके बाद उन्हीं के वंशज हुए, उन्होंने इसका जो है स्वरूप ही बदल दिया। तो इससे वे त्यौहार कि उसका जो स्वरूप था वो कैसा कर दिया, वो ऐसा बदल दिया कि अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर उन्होंने अपने अपने प्रकार से, अपने हिसाब से बना लिया। इससे वे त्यौहार या नीतियाँ हमारे लिए कल्याणकारी ना होकर के बंधन बन गई हैं। बंधन सा लगने लगा है जैसे कोई त्यौहार आता है तो। और देखिए उसमें क्या बदलाव किया, उनमें बहुत सारे पाखंड, प्रपंच जोड़ दिए गए। बहुत सारे अंधविश्वासों ने लोगों को घेर लिया। सभी तिथियों को व्रत और सभी स्थानों को, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तीर्थ बनाकर देशवासियों को भ्रमित किया है। क्या करें, सभी तिथियों को तो व्रत बना दिया और सभी स्थानों को तीर्थ स्थान बनाकर देशवासियों को भ्रमित किया है। देशवासी इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा तीर्थ स्थान है और कौन सा व्रत करना चाहिए, कौन सी तिथि का व्रत नहीं करना चाहिए। सभी को व्रत बना दिया और सभी स्थानों को तीर्थ बना दिया है। तो इस जिससे लोगों की उन व्रत त्योहारों पर से आस्था समाप्त होती जा रही है। तो ये तो था घा नंबर। अब देखते हैं लास्ट की जो व्याख्या थी, जो रह गई थी, उस दिन नहीं हो पाई थी, तो उसकी जो सबसे लास्ट की ये व्याख्या है इसको भी देख लेते। तो इसको अंडरलाइन में पूछा, हाय अफसोस यहाँ से लेके भरोसा मत रखो।
देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतेंदु जी भारतवासियों की स्थिति पर दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भारतीय इतने अकर्मण्य हो गए हैं कि अपनी दैनिक उपयोग की वस्तुओं का भी निर्माण नहीं कर सकते और पूर्ण रूप से विदेशी वस्तुओं पर ही निर्भर रहते हैं। बिल्कुल फैक्ट है कि हम विदेशी वस्तुओं पर विश्वास ज़्यादा करते हैं और देसी वस्तुओं पर विश्वास कम करते हैं। दैनिक जीवन में भी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करते हैं। तो भारतेंदु आगे आगे क्या कह रहे हैं कि भाइयों अब तो नींद से जागो और अपने देश का विकास करो। अरे अब तो जाग जाओ और अपने देश के विकास में आगे लग जाओ और अपने देश का विकास करो। वे कहते हैं कि हमें उन्हीं पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, वैसे ही खेल खेलने चाहिए जो हमारे लिए कल्याणकारी हों। इसके साथ ही वैसी ही बातचीत करनी चाहिए जो देश के लिए हितकारी सिद्ध हो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा के सहारे हमें नहीं रहना चाहिए। हमारा ही देश ऐसा है जो हम हिंदी बोलते हुए हम शर्माते हैं, लजाते हैं, लेकिन हम हिंदी और इंग्लिश बोलते हुए हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। यानी कि हिंदी बोलने में हमें शर्म आती है, जबकि अंग्रेजी मीडियम की हम किताबें पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी मीडियम के हम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और अंग्रेजी भाषा हमें प्रिय लगती है। हम अंग्रेजी भाषा में ही सब लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, जबकि हमारी जो मातृभाषा वो हिंदी है और हिंदी में हम कुछ पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं। इंग्लिश में ही सब हमें इंग्लिश अच्छी लगती है। तो ये हमारा ही ऐसा देश है जो हम विदेशी भाषा को वरीयता ज़्यादा देते हैं और अपने देश की भाषा को वरीयता कम देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने देश में अपनी भाषा का विकास करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि राष्ट्र के विकास के लिए अपनी भाषा और अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना आवश्यक है। अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करें। अगर हम विदेशी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो इससे फ़ायदा हमारे विदेशों को ज़्यादा होगा और अन्य देश धनी हो जाएंगे और हमारे देश का पैसा जो है वो विदेशों में पहुंच जाएगा और हम गरीब होते चले जाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही हो, ताकि और अच्छे अच्छे उत्पादन हो सकें और अच्छी अच्छी वस्तुएं निर्मित हो सकें। तो कोशिश ये करनी है कि हमें देसी का प्रयोग ज़्यादा करना है और विदेशी का बहिष्कार करना है। तो ये तो था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये आज का वीडियो था। थैंक यू।